आप सभी का बिटेंट क्लासेज में स्वागत है। आज अपन संख्या पद्धति के अंदर आगे बढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या क्या होती है? सभी धनात्मक पूर्णांक प्राकृत संख्या कहलाते हैं। प्राकृत संख्याएं एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है। प्राकृत संख्या के अंदर अपन शून्य को सम्मिलित नहीं करते हैं। ये एक से लेकर के अनंत तक चलती है और ये सारे जो धनात्मक जो पूर्णांक होते हैं वो सारे प्राकृत संख्या के अंदर गिने जाते हैं। और ये गणित के अंदर, गणित में गिनती की क्रिया के लिए प्राकृत संख्या का उपयोग किया जाता है। तो इस प्राकृत संख्या के अंदर तीन बातें निकल के आई। एक तो गणित में ये गिनती की क्रिया करने में काम आती है और ये सारे धनात्मक पूर्णांक होते हैं और ये एक से लेकर के अनंत तक चलने वाली होती है। और दूसरी है अपनी प्राकृत संख्या के बाद पूर्ण संख्या। यदि अपन प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित कर लें, प्राकृत संख्या एक से लेकर अनंत तक चलती है और इसके अंदर यदि अपन शून्य को सम्मिलित कर लें, प्राकृत संख्या 1, 2, 3 ये अनंत तक जाती है और इसके अंदर यदि शून्य को सम्मिलित कर लें तो ये पूर्ण संख्या कहलाती है। और पूर्ण संख्या के बाद अपन पढ़ें आती है एक रूढ़ संख्या। रूढ़, जिसको अपन अभाज्य संख्या भी कहते हैं, रूढ़ या अभाज्य संख्या। ये रूढ़ या अभाज्य संख्या क्या होती है? ये एक से बड़ी वे प्राकृत संख्या हैं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं होती है। एक और स्वयं के अलावा अभाज्य संख्या के अंदर किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। ये एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं होती है। विभाज्य नहीं होती है, वहीं अपन रूढ़ या अभाज्य संख्या कह सकते हैं। एक होती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या के अंदर एक का भी भाग जाता है, स्वयं का भी जाता है और इसके अलावा एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भी इसमें भाग जाता है, संख्या से विभाज्य होती है। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वे प्राकृत संख्या हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हो, उन्हें हम भाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। और अभाज्य संख्या, जिनके अंदर एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, उसको अपन अभाज्य संख्या के रूप में जानते हैं। भाज्य और अभाज्य के अलावा एक संख्या है जिसको अपन असहभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। अब भाज्य संख्या तो वो जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाता है उसे भाज्य कहते हैं, और जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो असहभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वे दो या दो से अधिक प्राकृत संख्या है जिनका महत्व समापवर्तक केवल एक हो। वे दो या
2 से अधिक प्राकृत संख्याएं जिनका केवल एक समापवर्तक हो। कहने का मतलब ये है, या केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। ऐसे भाज्य संख्या के अंदर उनका जो समापवर्तक होता है वो केवल एक ही होता है। ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनका समापवर्तक एक होगा। कहने का मतलब यह है कि उनका यदि गुणनखंड किया जाए तो केवल एक ही ऐसी संख्या होगी जो दोनों में उभयनिष्ठ होगी। इसके अलावा किसी भी संख्या को अपन उभयनिष्ठ रूप में वहां नहीं देखेंगे। उनको अपन असहभाज्य संख्या कहते हैं, जिनके उदाहरण के रूप में भी अपन देख सकते हैं 4 और 9। ये दोनों सहभाज्य संख्या है, क्योंकि इसका गुणनखंड करें तो 1, 2 और 4 होते हैं, और 9 के करें तो 1, 3 और 9। इनके अंदर ये जो एक है जो दोनों के उभयनिष्ठ है, और बाकी कोई गुणनखंड इनका उभयनिष्ठ नहीं है। इनको कहते हैं असहभाज्य संख्या। एक होती है पूर्णांक संख्या। अपन ने पढ़ा पहले प्राकृत संख्या, एक पढ़ा पूर्ण संख्या। अब नया है जो तैयार हो गया अपने पूर्णांक। अब पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं? प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। ये अपने पढ़ी कि प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, और ये पूर्ण संख्याएं 0 से अनंत तक जाती है। तो अब इस पूर्णांक के बारे में अपन जानेंगे कि यदि जो पूर्ण और जो प्राकृत संख्याएं हैं इनके अंदर यदि ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाए, ऋणात्मक संख्याएं इनको यदि सम्मिलित कर लिया जाए, जैसे अपनी प्राकृत संख्या थी 1, 2, 3, 4 अनंत तक, और इसमें अपन ने 0 को सम्मिलित कर दिया, पूर्ण बन गई। और इनके अंदर यदि अपन ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित कर लें तो ये जो है ये अपना पूर्णांक कहलाता है। तो परिभाषा के रूप में हो गया कि यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वे पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। यहाँ कुछ बातें हैं। क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है? ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है? तो आपका उत्तर होगा हाँ, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, तो 1 भी पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, परंतु पूर्ण संख्याएं सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत नहीं होती है। अब परीक्षा में प्रश्न आ गया कि सभी पूर्ण संख्याएं क्या प्राकृत संख्या होती है, तो अपना उत्तर होगा नहीं, क्योंकि ये 0 से शुरू होती है और 0 प्राकृत संख्या नहीं गिना जाता है। अब प्रश्न पूछा जाता है कि सभी पूर्णांक क्या प्राकृत संख्या होते हैं? तो उत्तर होगा नहीं। क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं? उत्तर होगा नहीं। परंतु सभी प्राकृत संख्याएं और सभी पूर्ण संख्याएं हमेशा पूर्णांक होते हैं। अगला अपना टॉपिक है परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं?
वे संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में लिखा जा सके या व्यक्त किया जा सके उन्हें परिमेय संख्या के नाम से जाना जाता है। परिमेय संख्या कहते हैं। अब शर्त यह है कि जो q है वो शून्य नहीं होना चाहिए। p बटा q के रूप में कोई संख्या है तो q के रूप में जो संख्या आई है वो शून्य नहीं हो तथा q बराबर शून्य हो। अब यहाँ है कि बराबर के चिन्ह को मैंने काट दिया है, यहाँ लिखा हुआ है q बराबर शून्य न हो। ये इसकी शर्त है कि वे संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सके उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं तथा q बराबर 0 नहीं हो। यदि हर उसका 0 नहीं है तो वो परिमेय संख्या गिनी जाती है। अब दूसरी बात, परिमेय संख्या की एक और बात है एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग देने पर जो लघुत्तम रूप प्राप्त होता है उनको अपन परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। जैसे 3/2 ये लघुत्तम रूप है। यहाँ हो सकता था ये 6/4 थे तो इसमें 2 का भाग गया 3 बार और इसमें गया 2 बार, ये इसका लघुत्तम रूप अपने को प्राप्त हुआ। इनको अपन परिमेय संख्या कह सकते हैं क्योंकि अपन एक निश्चित उत्तर तक पहुंचे हैं। या 4/3, 5/2, 7/2, 7/3 इस प्रकार के जो उत्तर होते हैं वो इससे अब अपन लघुत्तम रूप में उसे नहीं ले जा सकते। 7/2 आ गए तो इसका कोई लघुत्तम रूप अब नहीं हो सकता। 4/3 आ गए तो भी इसको अपन 5/3 आ गए, ये जो है इसके लघुत्तम रूप है। और वे सारी संख्याएं जिनको अपन लघुत्तम रूप के रूप देखते हैं वो सारी परिमेय संख्या के रूप में जानी जाती है। परिमेय संख्या के बाद अपनी अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं इसको अपन ऐसे कहें कि जो परिमेय नहीं होती है वो अपरिमेय संख्या। ऐसे भी कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या कहते हैं, किसे कहते हैं तो जो परिमेय संख्या नहीं होती है वो अपरिमेय संख्या गिनी जाती है। या इसको अपन कहें परिभाषा के रूप में तो उचित परिभाषा भी दे सकते हैं कि वे वास्तविक संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √2 इनको अपन p बटा q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते, इसलिए इसको परिमेय संख्या के रूप में नहीं मान करके अपरिमेय संख्या के रूप में माना जाता है। √5, √2/2/√3 या पाई, ये जो है जिन्हें अपन अपरिमेय संख्या के रूप में जानते हैं इनको परिमेय संख्या नहीं कहा जा सकता। वास्तविक संख्याएं
और एक होती है अवास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा ये है कि एक होती है संख्या परिमेय और एक होती है अपरिमेय। परिमेय p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके या जिसका लघुत्तम रूप प्राप्त किया जा सके उसको परिमेय कहते हैं। जिनको p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब इन दोनों को ही सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या गिना जाता है। अर्थात यूं कहें कि परिमेय और अपरिमेय को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। एक होती है अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्याएं, अवास्तविक संख्याएं को अपन काल्पनिक संख्या भी कह सकते हैं। काल्पनिक संख्याएं, अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं किसे कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्याएं कहते हैं, जिसके अंदर वास्तविक संख्या में अपन ने देखा परिमेय और अपरिमेय। इसमें हो गई अपनी 2/3, 3/5। अपरिमेय के अंदर अपन ने देखा जिनको p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, √2 पाई 2/√3, ये अपरिमेय और ये परिमेय, इनको अपन ने सम्मिलित रूप से वास्तविक कहा। और अब है अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं जहां नहीं हो वे अवास्तविक संख्या होती है। अर्थात यूं कहें गणित की भाषा में तो अवास्तविक संख्याएं एक तो वास्तविक नहीं होती, दूसरी बात जिनकी गणितीय संख्याओं के हल के रूप में केवल कल्पना की जा सकती है। अब